खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहां अफगानिस्तान से हम शुरुआत ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको लिए चलेंगे दिल्ली, और दिल्ली के बाद आपको लिए चलेंगे सीधे जम्मू कश्मीर, जहां से एक के बाद एक बड़ा अपडेट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसर बरहम क्यों हैं और नीचे काम करने वाले लोग नाराज़ क्यों हैं। सब पर गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर आपको लिए चलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तजिया भी होगा, तनकीद भी होगी, और आप और हम बराह रास्त बात करेंगे 9:40 पर। फोन लाइन्स हमारी खुलेंगी। याद रखिएगा, जब फोन लाइन्स खुलेंगी तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप की बात हुकूमती इदारों तक पहुंचे और हुकूमती इदारे आपके मसाइल का हल निकालने में कामयाब भी रहे। तो ये रहेगा जनाब हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, और फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको फ़िलहाल ये भी मिलाते चले कि इस वक्त मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुचे। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से गौहर कुचे आपको सबसे पहले बताएंगे कि तारीख़ के पस मंज़र में आज क्या कुछ लिखा गया है, यानी हम हिस्ट्री पर चलेंगे और आपको बताएंगे कि तारीख़ में आज क्या कुछ है। शुक्रिया इशफाक गौहर। तो तारीख में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे तो 1906 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में मुक्की जो तहरीक थी वो उन्होंने शुरू की थी, और 1919 में अमरीकी बहरिया ने हिंदू वायरस पर हमला किया, और आज ही के दिन 1939 में इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और आज ही के दिन यानी कि 11 सितंबर 1948 में बरतानवी हिंदुस्तान के अहम लीडर और मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ, यानी कि आज ही के दिन। और साल 2001 आज ही का दिन 11 सितंबर अमेरिका में तैयारा हाईजैक करके न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 इमारतों पर हमला किया गया है, जिसमें हजारों लोग जान बहक हुए हैं, और आज इसके 20 साल जो है मुकम्मल भी हो गए हैं। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब माजी की, लेकिन आज के दिन में क्या कुछ है। जैसे 9/11 आज है, और आज से 11 साल पहले आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर 2 बड़ी टावर्स पर जहाज़ टकराया गया था, और उसके बाद नारा एक हुआ था वॉर अगेंस्ट टेरर, और वॉर अगेंस्ट टेरर जो था वो अफगानिस्तान के लिए किया गया था, और आज 20 साल मुकम्मल हुए थे। लेकिन आज का दिन तारीखी एतबार से इसलिए भी अहम था क्योंकि तालिबान ने आज हुकूमत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब रखी थी, लेकिन आलमी इदारों के इसरार पर फ़िलहाल इस तकरीब को फ़िलहाल मुलतवी करने की बात कही जा रही है। तालिबान की तकरीब हलफ बर्दारी अब प्लान में नहीं है, और ये बात जो कही जा रही है कि 11 सितंबर को तकरीब हलफ बर्दारी अब प्लान का हिस्सा नहीं है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक भी की है और साफ कर दिया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देखते हुए फ़िलहाल तालिबान हुकूमत की तरफ से ये बात जो है वो सामने रखी जा रही है, क्योंकि लगातार मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कतर हुकूमत के साथ रब्ता किया गया था। मगरबी दुनिया के कई लीडरों ने रब्ता किया था, जिसमें यह कहा गया था जहां एक तरफ से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से आज के दिन को याद करते हैं, वहीं पर तालिबान ने आज के दिन को हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए चुना है। शायद ये सरीहन सही नहीं होगा, यही वजह कि रूस ने सबसे पहले ये कहा था कि वो आज के दिन की तकरीब में नहीं जाएंगे, और अब खबर आ रही है कि लगभग बहुत सारे लीडर्स की तरफ से जब ये माजरत जाहिर की गई, इसके बाद तालिबान इंतज़ामिया ने फ़िलहाल ये जो सेरेमनी आज होनी थी उसको लेकर फ़िलहाल इस्लामिक इमारत की तरफ से जो बात सामने रखी गई है वो कहा गया कि फ़िलहाल ये तकरीब जो है वो नहीं होगी। ताहम लीडरशिप ऑलरेडी काम कर रही है। तालिबान की तरफ से कहा गया कि जो 9 मुंतखबा लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने मातहत महकमों की मीटिंग्स और दीगर जायज़ा कामों का जो है वो शुरुआत कर दी है। ताहम कतर, चीन, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों को आज की तकरीब के हवाले से जो था वो वहाँ पर दावतनामे गए थे, लेकिन 9/11 की तकरीब को देखते हुए और यूएस और नेटो अलायंस की तरफ से लगातार कतर इंतज़ामिया से कहा गया था कि आज की तकरीब हलफ बर्दारी को जो है वो रोका जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए। तो फिलहाल खबर यही है कि ये जो खबर सामने आ रही है कि फ़िलहाल इस हलफ बर्दारी को
फिलहाल मुलतवी कर दिया है। अब पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के एक निजी टेलीविज़न चैनल के साथ बात करते हुए कहा कि अबूरी काबीना की हलफबर्दारी के लिए तकरीब अब प्लान का हिस्सा नहीं है। इससे कबल जो आज से 20 साल कबल जिस तरीके से नेटो अफवाज और जिस तरीके से अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर का ऐलान किया था और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इक़दाम किए जाएं, अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर हो, न कि किसी तरीके की परेशानी हो। तो इस वजह से उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि फ़िलहाल तकरीब जो है वो नहीं होगी। अब ये हिस्सा प्लान का हिस्सा नहीं है। सीधे बढ़ते हैं जी, रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है। पहले तो कल रात देर गए तक की खबर ये थी कि आज तकरीब होनी है, हलफबर्दारी की तकरीब है, और ख़ुद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि आज 11 सितंबर को जो है वो तकरीब हलफबर्दारी होगी और बाज़ाब्ता कई मुल्कों को दावतनामे भी इरसाल किए गए थे। तो क्या मैं ये मानूं कि मगरिब दुनिया के बासर शख्सियात की तरफ से जो कतर इंतज़ामिया के साथ राब्ता किया गया उसका ये नतीजा है कि अब प्लान में फिर तब्दीली हुई है, या अब प्लान को तर्क कर दिया गया, कोई बड़ी हलफबर्दारी की तकरीब नहीं होगी? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले पर तालिबान की तरफ से या अफगान की तरफ से एक बहाना है और एक सच्चाई है। बहाना ये है कि हलफबर्दारी तकरीब को निशाना बनाए जाने का खदशा है। ये बहाना बना करके बाज़ाब्ता तौर पर बातें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट जो है वो सच्चाई ये है कि ग्लोबल लीडरान की तरफ से, खासतौर से यूएस और नेटो के साथ साथ कतर की तरफ से जो प्रेशराइज किया गया है, दबाव बनाने की कोशिश की गई है, उस दबाव का असल रंग है कि आज जो तकरीब होने वाली थी जिसके लिए तैयारियां करीब मुकम्मल हो चुकी थी, दावतनामे पहुंचाए जा चुके थे, मेहमानों के आने का सिलसिला भी कुछ हद तक शुरू हो चुका था, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी कि देर रात ये फैसला किया गया कि अब यह हलफबर्दारी तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर मुनक्किद आज नहीं होगी। इसके पीछे की वजह दो है। पहली वजह यह है कि इस वक्त जो तालिबान को या अफगान हुकूमत को चाहिए होगा वो आलमी बिरादरी से रिश्ता चाहिए होगा। अमेरिका में जो अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं, जो अमाउंट फ्रीज है, उस फ्रीज अकाउंट अमाउंट को बाहर निकलवाना है, और आलमी बिरादरी से एक ऐसे वक्त में साथ की जरूरत है जब दहशतगर्दी को लेकर के पूरी दुनिया एक बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। ऐसे में अगर 9/11 के मौके से ये तकरीब होती है तो दुनिया भर में एक मैसेज जाएगा कि हमेशा एक दहशतगर्दी की जीत हुई है अमन के ऊपर। क्योंकि आज ही के दिन 20 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड पर हमला किया गया था, और उसके बाद तालिबान के खिलाफ यूएस ने जिस तरह से, नेटो ने जिस तरह से अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयां की थी वो सबके सामने है, आज तारीख का हिस्सा है। लेकिन एक तस्वीर जो दुनिया में तालिबान की तरफ से इब्तदाई तौर पर भेजने की कोशिश की गई थी 11 तारीख को, यानी आज के दिन हलफबर्दारी का प्रोग्राम बनाकर, वो ये कि जिस दिन आपने हम पर हमला किया था हम उसी दिन आपको उस हमले का जवाब अपने ओहदे से दे रहे हैं। तो ये जो दहशत की जीत की हवा का पैगाम देने की कोशिश की गई थी, दुनिया ने भापा, खासतौर से मगरबी ममालिक ने, नेटो अलायंस ने, कि ये एक गलत पैगाम है दुनिया के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि कतर ने मुसलसल इस सिलसिले में बात की और राब्ता करते हुए इस पूरे मामले को समझाया और सुलझाने की कोशिश की कि अगर तालिबान को आगे चल करके अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करना है, मजबूत बनाना है, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आपको दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा, दुनिया की आवाज पर कान धरने होंगे, दुनिया की बातों को सुनने होंगे। और दुनिया की बातों को सुनने का मतलब ये हुआ कि बड़े ममालिक जो फैसला करते हैं या बड़े ममालिक जिस तरफ जाना चाह रहे हैं उस तरफ आपको भी जाना चाहिए। जरा ये भी बताइएगा कि नई तारीख का क्या कुछ ऐलान हुआ है इस हवाले से, कि नई हलफबर्दारी की तकरीब कब होगी? इस हवाले से तालिबान ने कोई तारीख का ऐलान किया है, कोई डेट मुकर्रर की है? नई तारीख के हवाले से, नए दिन के हवाले से, नए वक्त के हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसे मुलतवी किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब आप और हम बात कर रहे हैं तो जो तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन है इनामुल्लाह समनगई साहब, उनका ट्वीट सामने आया है, और इनामुल्लाह के ट्वीट के मुताबिक जी 11 सितंबर की तकरीब हलफबर्दारी की खबर तो सिर्फ अफवाह थी, तालिबान ने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया था। तो क्या कंफ्यूजन है तालिबान के सिस्टम के अंदर, समझ नहीं पा रहे हैं, या हालात इस तरीके के हैं कि अब वो इसको ईज आउट करके आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे वो लिखते हैं कि गुज़श्ता दिनों काबीना का ऐलान मनसूख किया गया था और फिर बादशाह क़यादत की मंजूरी के बाद नई काबीना के नामों का ऐलान किया गया था। इनामुल्लाह कहते हैं
कि काबीना ने अपना काम शुरू कर दिया है और 11 सितंबर की तकरीब हलफ बर्दारी की खबर दुरुस्त नहीं है। यह उनका ट्वीट सामने आया है। 2 से 3 लीडरान को गुज़श्ता 12 से 15 घंटे में हम इस तरह का बयान देते हुए देख रहे हैं। उनका ट्वीट आया है, सामने बयान भी आया है, कह रहे हैं कि इस तरह की खबरें नहीं थी। हालांकि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरह से हम 11 तारीख को हल बर्दारी करेंगे। ये है कि अब चीजें समझनी होंगी और समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा तालिबान को। ये चीजें अभी जो नए नए हुकूमत की का आगाज हो रहा है, जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो इससे कभी वाबस्ता रहे ही नहीं, जुड़े ही नहीं रहे, उन्हें नहीं पता कि कौन सा बयान किस तरह से देना होता है, किस तरह से बातें करनी होती है मीडिया में, आम पब्लिक में। तो ये चीजें थोड़ा सा वक्त लगते हैं, समझ जाएंगे, लेकिन अभी इब्तिदाई दिन है, देखना होगा। लेकिन ये है कि अभी ऐलान हतमी तौर पर तारीख का नहीं किया गया है और मुमकिन ऐसा भी है कि बहुत जल्द आइंदा 2 से 3 दिनों में एक छोटी सी तकरीब काबुल में मुनक़िद की जाए, जिसमें 2 चंद मेहमान होंगे, चंद ममालिक के सफारतकार होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर वहां के वज़राए ख़ारजा या वहां से खुसूसी मेहमान का आना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, सफारती सतह के मेहमानों के साथ एक छोटी सी तकरीब बहुत जल्द मुनक़िद की जा सकती है। 9/11 का दिन और इस दिन को एक ऐसे पैगाम के तौर पर दुनिया में भेजने की तालिबान की कोशिश, जो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती या गलत पैगाम था, इसको लेकर प्रेशर बनाया गया था और इस दबाव ने काम ये किया कि तालिबान ने फैसला किया है कि अब ये मुलतवी की जाती है और ये मुलतवी करके नई तारीख का ऐलान अभी फिलहाल नहीं किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रहमत बता रहे थे कि जनाब आलमी इदारों की मुदाखलत के बाद फिलहाल इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। पहले दिन ही जब ये 9/11 का दिन सामने रखा गया था, उसी दिन शक व शुबहात थे कि क्या यह मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने जवाब देने की कोशिश की गई थी और मगरिब ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लिया था, उसके बाद ये साफ हो रहा था। लेकिन जब तालिबान की बात हो रही तो फटाफट से आपको ये भी बताते चले कि अमरुल्लाह सालेह के भाई को कल तालिबान के एहलकारों की तरफ से हलाक कर दिया गया है और तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के भाई को हलाक कर दिया है, ये अहल खाना का इल्ज़ाम है। और रुल्लाह सालेह जो पंशीर की लड़ाई के दौरान हलाक किया गया, तालिबान ने इसका जो है वो दावा किया। उनका मानना है कि वो लड़ रहे थे इसलिए मारे गए हैं और अमरुल्लाह सालेह इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है। इस तरीके की भी खबरें पहले ही आ चुकी थी कि वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन भाई सेकेंड इन कमांड में वहाँ पर थे और कल रुल्लाह सालेह को पंशीर की लड़ाई के दौरान हलाक किया गया है। तालिबान ने भी इसकी तस्दीक जो है वो की है, लेकिन घर वालों का मानना है कि उन्हें पकड़कर जो है वो हलाक कर दिया गया है। पहले जो खबर आई थी कि उन्हें पहले अगवा किया गया था, लड़ाई के दौरान उन्हें अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया था, उसके बाद ही उनका कत्ल हुआ है। लेकिन तालिबान ने इसकी तरदीद की है। तालिबान का कहना है कि वो जंग के दौरान जो लड़ाई हुई थी तालिबान और मज़ाहमती फोर्सेस के दरमियान, उसके बाद ही वो हलाक हुए हैं। उन्होंने जो अहल खाना की जानिब से जो कहा गया था कि जो रुहुल्लाह सालेह, अमरुल्लाह सालेह जो नायब सदर अफगानिस्तान के थे, साबिक सदर, उनके भाई को अगवा किया गया, फिर उनका कत्ल हुआ। लेकिन तालिबान ने उनकी तरदीद की है उस खबर की और कहा कि वो लड़ाई के दौरान हलाक हुए हैं। चलिए जी, अफगानिस्तान की फटाफट से एक और खबर आपको बताते चले। हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब हामिद करजाई को हटा दिया गया है और सिर्फ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया है और उसने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ से कल कमर्शियल फ़्लाइट्स का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। और पहली परवाज़ में कल जो है बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान से चले गए थे। उन्होंने जब कतर के अंदर पहली परवाज़ उतरी है तो उनका जो पहला रिएक्शन था वो काबिल गौर था, क्योंकि उनका मानना था कि मौजूदा हालात के बीच तनाव अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर है और अफ़गानिस्तान के अंदर जहां एक तरफ से इक़्तिसादी सूरत हाल का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पैदा हो गया है, वहीं पर आवाम को अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल क्रंच जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। दोहा पहुँचते पहुँचते उन सभी लोगों की तरफ से पहला रिएक्शन यही था कि किसी तरीके से अफ़गान की आवाम की इमदाद और मदद की जाए। तालिबान की पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज करते हुए और यकतरफा छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अफ़गान के और ह्यूमैनिटेरियन दायरे में रखते हुए उनकी मदद को यकीनी बनाया जाए। बढ़ते हैं जी आगे। अफ़गानिस्तान के बाद ज़रा बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुज़ाकरात का सिलसिला तेज़ हो रहा है। 2+2 डायलॉग आगे बढ़ रहे हैं और 2+2 डायलॉग के तहत आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुज़ाकरात होनी है और बाज़ाब्ता तौर पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं और आज 2+2 डायलॉग के ज़रिए से बाहमी इश्तराक को आगे बढ़ाने का
काम जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। पहले वर्चुअल समिट हुई थी जून के अंदर 2020 के दौरान, जिस दौरान इस बात पर काम किया गया था और इत्तेफाक किया गया था कि दोनों मुल्क जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और आगे बढ़ेंगे। और अब माना जा रहा है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया के जो है और मुल्क के जो वज़ीर ख़ारजा है डॉक्टर जयशंकर, वो एक साथ बैठेंगे जी, और ये फंक्शन होगा 2+2 डायलॉग के हवाले से। और यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, साइबर है, क्लाइमेट है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, सप्लाई चेन्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो साथ रहेंगी। और यहाँ पर 2+2 डायलॉग का हिस्सा जो है वो भारत का ये जो आज का 2+2 डायलॉग होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से आपको देखना होगा चाइना की तरफ से जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है वो अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी है, लेकिन दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया का इसमें आना, ये आपको क्वाड और साउथ चाइना सी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। आज जब वज़ीर ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर से वो मिलेंगे सुबह 10:30 बजे हैदराबाद हाउस के अंदर, उसके बाद उनका वॉर मेमोरियल जाने का भी प्रोग्राम है। उसके साथ साथ ORF की तरफ से जो प्रोग्राम है उसमें वो हिस्सा लेंगे, जिसमें वो अपनी बात, मुल्क की बात, सलामती सूरत हाल और दीगर मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। मुशाहिदीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हालात को आज के दिन में बेहतर बनाना और इश्तराक आगे करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस अमल को अभी नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान, तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और ये आसपास के जो मुल्क है ये एक बड़ा ख़तरा पैदा कर सकते हैं। तो उस ख़तरे को भांपते हुए इस तरीके के 2+2 डायलॉग जो पहले ही शेड्यूल थे, लेकिन आज वर्ल्ड सिनेरियो चेंज होते हुए इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जनाब थी आज दिल्ली के अंदर मसरूफियात, लेकिन कोरोना के बीच डेनमार्क से भी खबर है। गौहर, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जहां पूरी दुनिया में इस वक्त जो है कोरोना वायरस से सभी ममालिक लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। वहीं एक और खबर जो डेनमार्क के हवाले से कि डेनमार्क इंतजामिया ने मुल्क को कोविड फ्री करार दिया है। 70% से ज़्यादा आबादी को कोरोना मुखालिफ टीके लगाए गए हैं। ये डेनमार्क इंतजामिया का कहना है, हुकूमत का कहना है। सख्त एहतियात के बीच पाबंदियों को अब ख़त्म किया गया है, ये डेनमार्क हुकूमत का कहना है। जहां पर सभी ममालिक इस वक्त जूझ रहे हैं कोविड-19 के साथ, कोरोना वायरस के साथ। और तीसरी लहर के हवाले से भी ये खदशात जाहिर किया जा रहा है कि शायद तीसरी लहर की वजह से भी उसको एहतियात बरतने की सभी ममालिक की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। वहीं डेनमार्क के हवाले से एक खबर है, खुशी की खबर है, अच्छी खबर है कि उसे कोविड फ्री मुल्क करार दिया गया है हुकूमत की जानिब से। डेनमार्क से खबर ये कि कोरोना मुखालिफ लड़ाई में डेनमार्क का मानना है कि उन्होंने लगभग जीत दर्ज की है और पाबंदियां मुल्क से हटा दी गई हैं, यानी जो सख्ती और पाबंदियां कर दी गई थी वो हटा दी गई है। ताहम आवाम से, डेनमार्क की आवाम से अपील की गई है कि वो अभी भी एहतियात बरते। 70% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेशन हो चुकी है। सरकारी एदाद शुमार डेनमार्क इंतज़ामिया की तरफ से सामने रखे गए हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात वज़ीर आज़म की करते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस हमारे हैं और दोनों हाउसेस के लिए अलग अलग टेली ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं। राज्यसभा टीवी अलग से चल रहा था और लोकसभा टीवी अलग से चल रहा था। अब पूल किया गया है और अब एक ही टीवी चैनल होगा और उसका बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से जो है उसका इफ्तिताह किया जाएगा और संसद टीवी के नाम से अब होगा ब्रॉडकास्ट। यानी राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग चैनल्स अब संसद टीवी के नाम से सामने आएंगे और वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह 15 तारीख यानी 15 सितंबर को कर रहे हैं। 15 सितंबर को दफ्तर और ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा और माना जा रहा है कि संसद टीवी दोनों रिसोर्सेज को इकट्ठा लेंगे, यानी राज्यसभा में जितना रिसोर्स था, लोकसभा में जो HR रिसोर्स था उसे ज्वाइंट किया गया है, क्लब किया गया है, ताकि एक मुतबादिल के तौर पर, एक मजबूत टेलीविज़न चैनल के तौर पर इसको सामने रखा जा सके, जहां पर मुल्की मफादात और सलामती से मामलात मुतल्लिक जो है वहां पर बहस होगी। तो ये माना जा रहा है कि 15 तारीख को अब संसद टीवी जो नया होगा उसका बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बिल्डिंग का भी, नए दफ्तर का भी और उसके साथ साथ नए ट्रांसमिशन का भी आगाज़ जो है वो वज़ीर आज़म 15 तारीख को करने जा रहे हैं। संसद टीवी, लोकसभा और
राज्यसभा को मर्ज किया गया है और अब बाकायदा तौर पर संसद टीवी उसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर यह माना जा रहा है कि नीति आयोग से लेकर जो इंतहाई अहम तरीन ओहदों पर तैनात रहे और ब्रॉडकास्टिंग दुनिया के जो नामवर लोग हैं उन्हें उनकी खिदमत को यहाँ पर हासिल किया गया है ताकि ये चैनल जो है वो मजबूती के साथ मुल्क के मफाद में काम कर सके और उन मनफी प्रोपेगेंडों का तोड़ कर सके जो आलमी इदारों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो फिलहाल 15 तारीख पर नजर रहेंगी जहां पर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इंजमाम होने के बाद अब अलग अलग पहले टीवी चैनल्स थे, लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल, अब इंजमाम होने के बाद क्या मैन पावर जो काम करने वाले लोग थे उसमें कुछ फर्क आएगा या कि जो पहले काम करते थे वो बराबर रहेंगे या उसमें कुछ कमी की जाएगी? उसमें बहुत कम किया गया है जी। जब इंजमाम हुआ है दोनों चैनल्स का तो जो एंड में बात आई है कि दोनों चैनल्स के अंदर ये देखा गया कि कितने लोग हमें ज़रूरत है, किस तरीके का मैन पावर है। यही वजह कि ये दो का एक किया गया। एक तो पैसा बहुत जा रहा था और उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, विजिबिलिटी भी नहीं हो पा रही थी। तो अब ये संसद टीवी का बनाने का मकसद ही यही है कि सिर्फ आप दोनों चैनल्स में मैन पावर को जॉइंटली कल्प करें और जितना ज़रूरत है उसको ले लिया गया और बाकी और बहुत सारे इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पर थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ चंद लोगों के साथ किया गया है और बाकी नई भर्तियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं ताकि एक नए जोश के साथ इस टीवी को जो है वो मुल्क के सामने रखा जाए। बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा योगी आदित्यनाथ की भी आपको बताते चले। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया है कि शराब और मीट पर पाबंदी होगी और मथुरा के आसपास इसको करने की बात की गई थी और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर योगी इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा भी जारी किया और इसका इतलाक भी हो गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आज से 10 दिन पहले बात कही गई थी उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया गया है और मथुरा के 22 वार्डों के अंदर अब न तो शराब बिकेगी और ना ही मीट बिकेगा, यानी जो गोश्त होता है न वो वहां पर बिकेगा और ना ही शराब बिकेगी। 22 वार्ड मथुरा के डिक्लेयर किए गए हैं होली, यानी पवित्र इन्हें कहा गया है कि और इस पवित्र इलाकों के अंदर अब आप किसी भी तरीके से न तो शराब बेच सकते हैं और ना ही मांस मछली वहां पर बेच सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और 22 वार्ड जो जुरिस्डिक्शन मथुरा और वृंदावन के आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वहां पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कहा गया कि जो भी इसकी खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये बात सामने रखी गई और यह कहा गया कि रिलीजियस अफेयर्स जो है उनका ध्यान में रखते हुए तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर जो मथुरा और वृंदावन का एरिया है उसे डिक्लेयर किया गया है प्रोहिबिटेड एरिया, जहां पर आप ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं बेच सकते हैं। फूड सिविल सर्विस डिपार्टमेंट और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के कहा गया कि जिनके पास भी ये चीज़ें हैं, जिनके पास ये लाइसेंस हैं, उन्हें पूरी तौर पर रद्द किया जाए या उन्हें शिफ्ट किया जाए इन 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के बाहर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब आपको ये बताऊं मैं ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है। चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के बीच बड़ी चीज़ें जो है वो तेज़ी के साथ हो रही हैं और उसमें जो बातें अब हो रही थी अब उनका अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। तो फिलहाल 22 वार्डों के अंदर शराब और मछली मांस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी मीट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गोश्त और शराब अब 10 वार्ड्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी होगी। हुक्मनामा रात देर गए जारी कर दिया गया। बढ़ते हैं जी जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आएंगे तो 2-3 बड़ी बातें आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद हमने ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते हैं कि TS वजीर नामवर जनाब पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा उनका रहा है एज ए ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन लीडर के भी। उनका कत्ल हुआ था दिल्ली के अंदर चंद दिन पहले और अब बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली पुलिस ने तहकीकात को तेज़ कर दिया है और तहकीकात को जब तेज़ कर दिया गया है तो पोस्टमार्टम में गोली लगने की तस्दीक भी हुई है। तहकीकात इसलिए तेज़ हो रहा है क्योंकि अभी कुछ लोग जो है वो फरार है। जिन 4-5 लोगों का नाम TS वजीर के भाई की तरफ से सामने रखा गया है वो तहकीकात के लिए जब FIR दर्ज हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने अपनी खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और वो टीमें इस वक्त पंजाब, हरियाणा और
जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामारी भी कर रही है, ताहम उन 4 लोगों के बारे में अभी कोई इतलात जो है वो मौसूल नहीं हुई है। इधर जो पोस्टमार्टम है उसने इतना तो क्लियर कर दिया है कि गोली लगी थी टीएस वजीर को, यानी मर्डर हुआ था पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके आखिरी रसूमात भी जो है वो आज अंजाम दिए जा सकते हैं। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। चंद रोज कबल ही माना जाता है कि चंद रोज कबल वो 23 तारीख को दिल्ली आए थे इलाज के लिए, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है जो इनके भाई ने, टीएस वजीर के भाई ने कंप्लेंट दर्ज की, शिकायत पुलिस के सामने कि 4 लोग, इसमें उन्होंने नाम दिया 4 लोगों का, जिनमें से एक ट्रांसपोर्टर है, दूसरा ऑनलाइन पोर्टल में काम कर रहा है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। वो भी उसके साथ ही दिल्ली उसके बाद ही आए और दिल्ली में उनका जो है कत्ल हुआ है। अब रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि गोली लगने से उनकी मौत वाक़या हुई है। हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह, ये 2 नाम है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो सीसीटीवी फुटेज और दीगर चीज़ों में देखे गए थे। 2 लोग थे जिनकी पहचान इन 2 नामों से हुई है। ये दोनों अभी एब्सकॉन्डिंग है और इनके बारे में ही माना जा रहा है कि ये दोनों मेन कंस्पिरेटर्स हो सकते हैं इस पूरे मर्डर के। और पुलिस अपने तरीके से तहकीकात को तेज़ कर चुकी है, लेकिन लगातार आपको याद होगा कि कल भी जम्मू के अंदर टीएस वजीर के कत्ल के सिलसिले में बंद रहा था, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जहां पुलिस को मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, वहीं पर इस तरीके के वाक़यात आइंदा ना हो, इस हवाले से भी इक़दाम उठाने की भी बात कही गई। तो फिलहाल टीएस वजीर के हवाले से खबर ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम के अंदर गोली लगने की बात जो है वो कही जा रही है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीमें जम्मू में भी है, पंजाब में भी है, छापामार जारी है, लेकिन आखिरी इतला मिलने तक अभी तक उन 2 नौजवानों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जिनके बारे में शक है कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर है या ये वो मेन 2 लोग होंगे जिन्होंने कत्ल किया है वहाँ पर। अब बढ़ते जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते चले कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का असर जम्मू कश्मीर पर पड़ सकता है। ये माहिरीन का मानना तो है ही, लेकिन अमेरिका के अंदर जो सेनेटर्स हैं वो भी अब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जम्मू कश्मीर पर भी असर पड़ सकता है, और इस सिलसिले में भारत की जानिब से भी कई बार जो है मीटिंगें भी हुई हैं इस सिलसिले में कि जम्मू कश्मीर पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो अमेरिकी सेनेट के सीनियर रुकन मिशेल वाल्टर का सनसनीखेज इंकिशाफ भी हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का असर जो है वो जम्मू कश्मीर पर भी इसलिए पड़ सकता है क्योंकि तालिबान लश्कर और हक्कानी का इतिहाद सलामती के लिए ख़तरा है। अमेरिकी सेनेट के जो सीनियर रुकन मिशेल वाल्टर हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में कई सालों तक काम किया है और इस सिलसिले में उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि तालिबान का हुकूमत में आना, अफगानिस्तान हुकूमत में आना जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं ख़तरा साबित हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूएस कांग्रेसमैन जो है उनकी तरफ से बात सामने रखी गई है और उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल जहां पर तालिबान ने टेक ओवर किया है उसका बराह रास्त असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जिस तरीके से इस वक्त काम कर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने इत्तेहाद किया है उसका असर ज़रूर साउथ एशिया के इस बड़े खित्ते के अंदर पड़ सकता है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें पिछले कई महीनों से आ रही थी। रिपब्लिकन सेनेटर की तरफ से ये कहा गया है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये बात आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर कमोबेश 5 से 6 साल अपनी सर्विसेज दी हैं और 5 से 6 साल सर्विसेज देने के बाद उनका तजुर्बा ये है कि जिस तरीके का वहाँ का इस वक्त माहौल है, इस माहौल का फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा और पाकिस्तान मोबिलाइज कर सकता है उन सभी लोगों को जो इस वक्त तालिबान के रूप में वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से चंद लोगों को मोबिलाइज करके जम्मू कश्मीर की ओर धकेल सकता है, जो सलामती सूरत हाल के लिए इंतहाई ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि अब तालिबान के पास वो जदीद आलात, हथियार सब कुछ आ चुका है जो अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों की तरफ से वहाँ पर
छोड़ा गया है और अगर उसका गलत इस्तेमाल किया गया तो उसका नतीजा सही नहीं हो सकता है। वॉल्टर का ये बयान इंतहाई अहम बयान है और ये बयान उस वक्त आया है जब भारत की तरफ से लगातार इस बात की आवाज़ उठाई जा रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी तरीके से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने ना दिया जाए। और पाकिस्तान की मुदाखलत जितनी तालिबान के अंदर बढ़ रही है उससे भारत की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसमें तालिबान ये जो US कांग्रेसमैन का बयान आया है इसने मज़ीद गर्माहट उस पूरी बहस में लाई है जो पिछले कई दिनों से हम लगातार टेलीविजन चैनल्स और मीडिया के हलकों में देख रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब नाराज़ क्यों है और किन लोगों से नाराज़ है। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोगों की छुट्टी की गई है सरकार की तरफ से। अब ये छुट्टी पर कौन लोग चले गए हैं और आज तक उनका रोल क्या कुछ रहा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।